नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को हम लोगों ने पिछली क्लास में बताया था कि 69 बीपीएससी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन जो है विभिन्न इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो है प्रत्येक दिन जो है टेस्ट सीरीज आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान का जो दिल्ली में स्थित है उसका टेस्ट पेपर पहला लेके आए हैं, जिसके तहत जो बीपीएससी का पैटर्न है उसके तहत जो है हम लोग 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे भी जो है एडुटेरिया है, जीएस वर्ड है, दृष्टि आईएएस है, ध्येय आईएएस है और भी जो है विभिन्न इंस्टीट्यूट है उनकी टेस्ट सीरीज आपके सामने लेके आएंगे। तो आज जो है हम लोग ध्येय आईएएस का टेस्ट पेपर नंबर पहला सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, अक्टूबर 2022 में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? ए ऑप्शन में वेन एस बर्नानके, बी ऑप्शन में डगलस डब्ल्यू डायमंड, सी ऑप्शन में दे रखा है फिलिप एच डायबविग और डी ऑप्शन में दे रखा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहले का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे पहले का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है यहाँ पे पहला वेन एस बर्नानके और बी ऑप्शन डगलस डब्ल्यू डायमंड, सी ऑप्शन फिलिप एच डायविग, इन तीनों को ही जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 में प्रदान किया गया, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, अक्टूबर 2022 में किस भारतीय अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की हवाई परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? ए ऑप्शन में दे रखा है डॉक्टर नीतू गुप्ता, बी ऑप्शन में डॉक्टर दिनेश तनेजा, सी ऑप्शन में डॉक्टर शेफाली जुनेजा, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे दूसरे का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, डॉक्टर शेफाली जुनेजा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये राजस्व सेवा की 1992 बैच की अधिकारी हैं और ये इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ मिलकर ऊर्जा भंडारण कार्यबल का शुभारंभ किया है? ए ऑप्शन में जर्मनी, बी ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन में जापान, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे तीसरे का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व के स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? ए ऑप्शन में गुजरात, बी ऑप्शन में महाराष्ट्र, सी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में जो है तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने को मंजूरी दी गई है और यह जो है देश का 33वां जो है तराई हाथी रिजर्व है, जबकि उत्तर प्रदेश का दूसरा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा। अक्टूबर 2022 में द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2022 हेतु नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे पांचवें का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन में एलिस वियालिस्की,
बी ऑप्शन में रूसी संगठन मेमोरियल, सी ऑप्शन में यूक्रेनियन संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इन तीनों को ही जो है द नॉर्वेजियन नोबल कमेटी द्वारा जो है नोबल शांति पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन में मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन में महाराष्ट्र और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे छठे का सही जवाब है बी ऑप्शन मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, वो भी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। हाल ही में 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन में आशा पारेख को, बी ऑप्शन में रजनीकांत को, सी ऑप्शन अमिताभ बच्चन को और डी ऑप्शन एक से अधिक, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 7वें का सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन आशा पारेख को जो है मिला है 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जबकि 51वां जो है रजनीकांत को मिला था। इस पुरस्कार के तहत जो है एक स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए और एक शॉल जो है प्रदान किया जाता है। ये इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है 24 सितंबर 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ए ऑप्शन में मिताली राज, बी ऑप्शन में झूलन गोस्वामी, सी ऑप्शन में स्मृति मंधाना और डी ऑप्शन में एक से अधिक, ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन झूलन गोस्वामी ने संन्यास ले लिया 2022 सितंबर में। उन्होंने अपना जो है अंतिम मैच जो है 24 सितंबर 2022 को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और जो है उन्होंने जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड हासिल कर रखा है, जिसके तहत उन्होंने 255 विकेट हासिल कर रखी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। ए ऑप्शन में कर्नाटका, बी ऑप्शन में महाराष्ट्र, सी ऑप्शन में तमिलनाडु, डी ऑप्शन में एक से अधिक और ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 9वें का सही जवाब है बी ऑप्शन महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। इसके माध्यम से जो है प्रवासी लाभार्थियों को ट्रैक कर उन्हें लाभ दिलाने में एक मदद की जाएगी, यानी प्रयास है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। 26 से 28 अक्टूबर तक इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन पटना, सी ऑप्शन कानपुर, डी ऑप्शन एक से अधिक, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 10वें का सही जवाब है नई दिल्ली। ए ऑप्शन सही जवाब है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज को बढ़ावा देना है, यानी रिसर्च को डेवलप करना है, बढ़ावा देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला कहां पर रखी है। ए ऑप्शन में प्रयागराज उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन में वडोदरा गुजरात, सी ऑप्शन में जयपुर राजस्थान, डी ऑप्शन में एक से अधिक, ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 11वें का सही जवाब है बी ऑप्शन वडोदरा गुजरात में। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की है। ए ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन में दिल्ली, सी ऑप्शन में लद्दाख, डी ऑप्शन में एक से अधिक, ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 12वें का सही जवाब है बी ऑप्शन दिल्ली। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना ने समृद्धि जो है 2022-23 योजना की शुरुआत की है। इसके तहत जो है आवासीय संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति पर जो है संपत्ति कर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं, जो है संपत्ति कर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। जो आवासीय संपत्ति के मालिक हैं वो अपनी संपत्ति कर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं समृद्धि योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां है हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है। ए ऑप्शन में मिजोरम, बी ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन में असम, डी ऑप्शन में एक से अधिक, ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे 13 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है। यह संग्रहालय केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा संचालित एक्वा पार्क का हिस्सा होगा। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पे 14 का सही जवाब है ए ऑप्शन, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इस महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों ने भाग लिया और अपने व्यंजन प्रस्तुत किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजब मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? तो ए ऑप्शन में बिहार, बी ऑप्शन में कर्नाटका, सी ऑप्शन में केरल, डी ऑप्शन में एक से अधिक, ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो 15 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, केरला ने जो है इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस फिल्म को फिप्रेस्की द्वारा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? ए ऑप्शन में पाथिर पंचाली, बी ऑप्शन में शतरंज के खिलाड़ी, सी ऑप्शन में अपू ट्रिलॉजी और डी ऑप्शन में एक से अधिक, ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब है 16 का ए ऑप्शन। तो यहाँ पे 16 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पाथिर पंचाली को जो है ये जो है सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। और इसके निर्देशक कौन थे? सत्यजीत रे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अक्टूबर 2022 में किस संस्थान ने भारत के पहले स्वदेशी ओवरहाउसर मैग्नेटोमीटर का विकास किया है? ए ऑप्शन में आईआईटी पटना, बी ऑप्शन में आईआईटी मद्रास, सी ऑप्शन में भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान मुंबई, सी ऑप्शन में एक से अधिक, डी ऑप्शन में ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 17 का सही जवाब होगा भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान ने, जो कहाँ पर है? मुंबई में। उसने जो है ये जो है स्वदेशी ओवरहाउसर मैग्नेटोमीटर का विकास किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस संस्था ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया था? ए ऑप्शन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बी ऑप्शन में भारतीय वायुसेना, सी ऑप्शन में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही जवाब है ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी CSA के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की थी? ए ऑप्शन में गांधीनगर गुजरात, वडोदरा गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश, एक से अधिक, ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो 19 का यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, गांधीनगर गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस राज्य में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन एक से अधिक, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन में यहाँ पे सही जवाब है, बी ऑप्शन राजस्थान में की गई, बी ऑप्शन सही जवाब है। इसकी ऊंचाई जो है 369 फीट है, जो 20 किमी की दूर तक जो है दिखाई देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में
कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे 21 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत की है? तो यहाँ पे 22 का सही जवाब है, 22 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पर्यटन मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 15 सितंबर 2022 को किस महान टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यहाँ पे 23 का सही जवाब है बी ऑप्शन, रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। 15 सितंबर 2022 को वे जो है स्विट्जरलैंड के जो है महान टेनिस खिलाड़ी थे। और लेवर कप 2022 फेडरर का अंतिम एटीपी टूर्नामेंट था। और इसके अलावा उन्होंने विंबलडन खिताब जो है 8 बार जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा वर्ष 2019 में उन्होंने टेनिस इतिहास में किसी एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में जो है 100 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में कौन से राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, हरियाणा ने ये घोषणा की है। और ये जो है अरावली रेंज में लगभग 10,000 एकड़ में फैला हुआ होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में खबरों में रहे लुहांस और दोनेस्क किस देश में स्थित क्षेत्र हैं? ए ऑप्शन में स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन में यूक्रेन, सी ऑप्शन में सर्बिया, डी ऑप्शन में एक से अधिक, ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 25 का सही जवाब है यूक्रेन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा? तो यहाँ पे 26 का सही जवाब क्या होगा? 26 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, कैमूर में स्थित है ये करकटगढ़ जलप्रपात जो है, जिसका पर्यटन के स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। यह जलप्रपात जो है कर्मनासा नदी पर बना हुआ है। अगर पूछे कि ये जलप्रपात जो है कहाँ बना है, तो कर्मनासा नदी पर बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने उमंगिला दर्रे को साइकिल से फतह किया है? और ऐसा करने वाली वे दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। तो उनका नाम बताना है। तो यहाँ पे 27 का सही जवाब क्या होगा? 27 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, सविता महतो है, जिन्होंने जो है उमंगिला दर्रे को साइकिल से फतह किया है। ऐसा करने वाली वे दुनिया की पहली महिला बन गई हैं और वे जो है सारण जिले की रहने वाली हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे 28 का सही जवाब है ए ऑप्शन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत से वर्ष 2025 तक टीबी का उन्मूलन करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता में सहयोग प्रदान करना है। और जो है इसके लिए निश्चय 2.0 पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के रूप में 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसमें जो शामिल शहर हैं वो त्रिशूर है, नीलांबुर है जो केरला में है, ये दोनों केरला में है, और वारंगल जो है तेलंगाना में है। तो ये तीनों ही सम्मिलित हैं, इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा ये डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है 21 सितंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे 30 का सही जवाब है
REC लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है, बी ऑप्शन सही जवाब है। वर्ष 1969 में इसकी स्थापना हुई थी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में, जो देश भर में विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती थी। REC लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद जो है भारत में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या हो गई है कितनी, 12। पूछी जाए कितनी हो गई है टोटल, 12। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो किसका पीएच मान 7 है? तो यहाँ पे शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जिस विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के बराबर होती है वह उदासीन विलयन कहलाता है। ऐसे विलयन का पीएच मान जो है सदैव 7 होता है। ये विलयन ना तो प्रकृति में अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं, जिसका उदाहरण जो है शुद्ध जल होता है। तो यहाँ पे जो है इसलिए इसका पीएच मान जो है 7 होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और इसकी परमाणु संख्या 1 तथा संकेतक जो है H और परमाणु भार जो है 1.008 होता है और आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर ये उपस्थित होता है। इसके एक परमाणु में एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। जबकि हाइड्रोजन की खोज की बात करें तो 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने इसकी जो है खोज की थी। इसलिए यहाँ पे देखते हैं तो सी ऑप्शन यहाँ पे हाइड्रोजन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33। एंगस्ट्रॉम एक इकाई है, किसकी है? तो 33 का यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, तरंग दैर्घ्य की एक इकाई है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसका नाम जो है स्वीडिश भौतिक विज्ञानी एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम के नाम पे जो है रखा गया था, इसलिए इसका नाम जो है एंगस्ट्रॉम रखा है। और एंगस्ट्रॉम एक जो है इकाई है तरंग दैर्घ्य की। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। आवृत्ति को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो यहाँ पे 34 का सही जवाब है आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। और जबकि वेग को जो है मीटर प्रति सेकेंड में मापा जाता है और जो है कोण को जो है रेडियन में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 35। डीएनए की खोज किसने की थी? तो 35 का सही जवाब है डीएनए की खोज जो है 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। फ्रेडरिक मिशर ने की थी, इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी और आर्थर कोर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र में बनाया था। जबकि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? तो 36 का सही जवाब है यहाँ पे एक वसा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। वसा कोशिकाओं में संचित और शरीर में पाया जाने वाला एक वसा का एक प्रकार है ग्लिसराइड, और इसका निर्माण हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा द्वारा होता है, यानी शरीर में पहुंचता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का उपयोग निम्न में से किसकी निगरानी में किया जाता है? यानी ईईजी का उपयोग निम्न में से किसकी निगरानी में किया जाता है? तो यहाँ पे 37 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मस्तिष्क। ए ऑप्शन सही जवाब है। ईईजी का उपयोग जो है मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है इसके द्वारा, और इसके द्वारा हृदय संबंधी असमानताओं को भी ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा सीटी स्कैन द्वारा शरीर की किसी विकृति तथा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा जो है एमआरआई द्वारा शरीर की विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यहाँ पे 38 का सही जवाब है बी ऑप्शन, हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। सही कथन का चयन करना है।
ए ऑप्शन में दे रखा है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। बी ऑप्शन में दे रखा है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। सी ऑप्शन में दे रखा है बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से अधिक होता है। डी ऑप्शन में एक से अधिक, ई ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 39 का सही जवाब है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सर्वाधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, इसलिए लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 40 का सही जवाब है, 40 का सही जवाब है ए ऑप्शन, प्रोटीन पाया जाता है। फलियां और बीन्स में जो है प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक आदि जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए जो है ये बहुत ही पौष्टिक होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। ब्रोमीन क्या है, यानी ब्रोमीन क्या होता है। तो 41 का सही जवाब है यहाँ पे सी ऑप्शन, लाल द्रव्य है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ब्रोमीन गहरा लाल रंग लिए तीक्ष्ण गंध वाला द्रव्य है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। यह तीव्र ऑक्सीकारक पदार्थ है और अनेक पदार्थों और यौगिकों के साथ क्रिया करता है। इसके अलावा ब्रोमीन का उपयोग जो है कीटनाशकों के रूप में और औषधियों के रूप में और फोटोग्राफी की क्रिया के रूप में किया जाता है। हालांकि ये एक विषैले पदार्थ के रूप में माना जाता है और ये जो है आँख, नाक और गले को हानि भी पहुंचाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, डिटर्जेंट ऐसे पृष्ठ संक्रियक पदार्थ हैं जिनके तनु विलयन में सफाई करने की क्षमता होती है। यह प्रायः एल्किन बेंजीन सल्फोनेट होते हैं और इसका कोई जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन सही जवाब है। ये क्या होते हैं, एल्किन बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, जो साबुन के समान ही होते हैं किंतु कठोर जल में साबुन से अधिक विलेय होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ई ऑप्शन होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो वातावरण में फैलकर एक आवरण बना लेती हैं। यह आवरण सूर्य की लघु तरंगों को पृथ्वी पर आने देता है और लेकिन पृथ्वी द्वारा परिवर्तित जो है दीर्घ तरंगों को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देता है। और ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इत्यादि पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है। तो नीला थोथा जो है रासायनिक रूप से क्या है, तो इसका सही जवाब है कॉपर सल्फेट। सी ऑप्शन सही जवाब है। इसे जो है तूतिया या कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है और ये जो है अकार्बनिक यौगिक है। इसके सूत्र की बात करें तो इसका CuSO2 इसका सूत्र होता है। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 45। कोशिका का पावर हाउस होता है। तो कोशिका का पावर हाउस क्या होता है, बी ऑप्शन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है एड्स निम्नलिखित में से किस कारण होता है। तो 46 का सही जवाब है एड्स जो है विषाणु के कारण होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या होती है। तो यहाँ पे 47 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पारा सबसे जो है भारी धातु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, वह क्या होता है, आपको बताना है वह क्या होता है। तो ये जो है जिप्सम भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है और कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, जो है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि जो है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए
प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है प्रयोग किया जाता है, जो कि जिप्सम का बना होता है। जब जिप्सम को जो है 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह जो है जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे 49 का सही जवाब है। तो 49 का यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन एल्कीन कहलाता है, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे रेटिनॉल, विटामिन ए, ये सही है। बी ऑप्शन है टोकोफेरोल, बेरीबेरी यानी विटामिन ई। तो ये जो है बेरीबेरी गलत है। यहाँ पे इनफर्टिलिटी होना चाहिए, इनफर्टिलिटी। और बाकी जो है गलत के लिए पूछा है तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। बाकी ये सही है, ये सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 51। बैकेलाइट निम्नलिखित जो है में से किसका संघनन से बनता है? बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, यानी निम्नलिखित के संघनन से किसके संघनन से बनता है? तो यहाँ पे जो है 51 का सही जवाब है बी ऑप्शन फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड के जो है संघनन से बनता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। बैकेलाइट एक जो है प्रारंभिक प्लास्टिक है और ये जो है एक संघनन की प्रक्रिया के थ्रू बनाया जाता है जिसमें फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल मिलाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो यहाँ पे 52 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन जो है क्लोरोरेम्फिनियोल। तो यहाँ पे 52 का सही जवाब है सी ऑप्शन क्लोरोरेम्फिनिकोल। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। जबकि जो है कुनैन जो है मलेरिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जबकि सल्फागुआडीन जो है आंत के संक्रमण के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, आंत के संक्रमण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पे 53 का सही जवाब है जो है पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और ये जो है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? यहाँ पे 54 का सही जवाब है ए ऑप्शन इंफ्रारेड। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इंफ्रारेड विकिरण या अवरक्त विकिरण का उपयोग जो है मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। यह जो है एक जो है विद्युत उपकरण है जिनसे जो है इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित होती है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो यहाँ पे 55 का सही जवाब है सी ऑप्शन उत्परिवर्तन है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं, और आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में जो है साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें जो है विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं, और इन परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती रहती है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब सी होगा, उत्परिवर्तन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, किसमें होता है? तो 56 का सही जवाब है यकृत में। ए ऑप्शन सही जवाब है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी से जो है शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को जो है संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, और ये जो किस चीज़ से पाया जाता है? दूध, मक्खन, अंडा, मछली, तेल और गाजर से ये जो है विटामिन ई पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 57।
निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसाने वाली जो है गैस जो है किसे कहा जाता है? तो 57 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसके सूंघने पर हंसी आ जाती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 58, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो किसका अपघटय होता है? तो 58 का सही जवाब है बी ऑप्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल का। बी ऑप्शन सही जवाब है। बात करें कार में जो है द्वितीयक सेल का प्रयोग किया जाता है और द्वितीयक सेल में जो है विद्युत अपघटय के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तनु विलयन तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती हैं। इन बैटरियों को लेड संचायक अथवा संचाई बैटरी भी कहा जाता है। जैसे कार है, ट्रक है, इन्वर्टर में जो है इन बैटरियों का जो है उपयोग किया जाता है। ये इसके उदाहरण हैं, जैसे कार है, ट्रक है और इन्वर्टर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो 59 का यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही है, आइसोप्रीन। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, आइसोप्रीन। बहुलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई जो है अधिक अणु भार वाला जो है बड़ा अणु बनाते हैं, और बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। और जबकि आइसोप्रीन का बहुलक जो है प्राकृतिक रबड़ है, और आइसोप्रीन एक जो है कार्बनिक पदार्थ भी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल की जो है गंध जो है सिरके की समान होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और एसिटिक अम्ल का जो है सूत्र होता है CH3COH, और सिरके का IUPAC नाम जो है इथेनॉल अम्ल होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो देखिए किसके प्रति उत्तरदायी है, तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। सी ऑप्शन सही जवाब है। संविधान के अनुच्छेद 164D के अनुसार सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 164 खा के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। पहला है निर्णय लेने की शक्तियों का, दूसरा है पूर्ण व्यवस्था का, सी ऑप्शन है, तीसरा है न्यायिक शक्तियों का, चौथा है प्रशासनिक शक्तियों का। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे निर्णय लेने की शक्तियों का, और जो है पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा, जो है पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, और जो है इसके माध्यम से जो है निर्णय लेने की शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ तथा संपूर्ण व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जाना था। और ये संविधान संशोधन जो है 1992 में किया गया था, जिसके द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से ये संवैधानिक रूप से बनाया गया था, और इसे देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो इनमें से सही जवाब है कि पहला है कि नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य सम्मिलित हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, और इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, एक से अधिक सही है। क्योंकि जो है इस सदन की जो है अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, और अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर ये जो है राज्यसभा बनती है। और राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष जो है व्यवहारिक और जो है एक व्यक्तिगत अनुभव होता है या उन्होंने हासिल कर रखा है। ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है?
तो 64 का सही जवाब क्या है? अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र और कॉलेजियम प्रणाली, ये तीनों ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, एक से अधिक। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है तथा उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है, और अनुच्छेद 132 के से अनुच्छेद 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख भी किया गया है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 21 वर्ष होगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो यहाँ पे सही जवाब है 267 अनुच्छेद, इसलिए यहाँ पे सी जवाब सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया भारतीय संविधान की चौथे अधिवेशन में, तो 22 जुलाई 1947 को। बाकी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करें तो इसमें जो है 24 तिलियाँ हैं और इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो यहाँ पे 68 का सही जवाब क्या है? 68 का सही जवाब बी ऑप्शन 2 बार। संविधान के अनुच्छेद जो है 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो है संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या होना जरूरी है? तो यहाँ पे 69 का सही जवाब है, उसमें जो है विशेषाधिकारों का अभाव है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। समानता का समान अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रंग, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। साथ ही किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकार का अभाव है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय संघवाद को निम्नलिखित में से किसने सहकारी संघवाद कहा था? तो यहाँ पे 70 का सही जवाब क्या है? 70 का सही जवाब है ए ऑप्शन जी ऑस्टिन ने कहा था। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो यहाँ पे 71 का सही जवाब है बी ऑप्शन द कॉमरेड को। ए ऑप्शन सही जवाब है। अबुल कलाम आजाद ने 1912 में जो है उर्दू पत्रिका अल हिलाल का सूत्रपात किया था और जो है द कॉमरेड एक जो है साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसे 1911 और 1914 के बीच जो है मोहम्मद अली जौहर द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया था। इसके अलावा जो है जमींदार एक उर्दू अखबार था। इस अखबार के संपादक जो है मौलाना जफर अली खान थे। तो यहाँ पे जो है कुछ और भी एक्स्ट्रा है एक्सप्लेनेशन में, तो उसको भी आप लोग याद करके चलिएगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो यहाँ पे 72 का सही जवाब है सी ऑप्शन कुशीनगर में हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? पहला है कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। दूसरा है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। तीसरा है हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो आपको बताना है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे सही है पहला और दूसरा कथन जो है सही है, तीसरा जो है गलत है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को
प्रारंभ हुआ था गांधी जी द्वारा। बाकी जो है पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। इस दौरान हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो यहाँ पे जो है गलत के लिए बोला गया था, तो यहाँ पे गलत जो है 2 है और बाकी जो है ये सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। गलत के लिए पूछा गया था कि कौन सा जो है गलत है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको सही कीजिएगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पे सी माना जाएगा क्योंकि गलत के लिए पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? तो यहाँ पे 74 का सही जवाब है बाबा रामचंद्र का। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इनका जन्म जो है 1875 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था और इन्होंने जो है अपनी औपचारिक शिक्षा का अवसर नहीं मिला इनको, इसलिए इन्होंने रामचरितमानस का ही अध्ययन किया था। और ये जो है एक सन्यासी थे और जो है फिजी में जो है गिरमिटिया जो है समुदाय के रूप में इन्होंने काम किया और ये 13 साल तक फिजी में रहे भी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे 75 का सही जवाब है बी ऑप्शन, महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 30 जो है सितंबर 1932 को गांधी जी ने किया था। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो यहाँ पे 76 का सही जवाब है सी ऑप्शन, जून 1948 तक जो है ब्रिटिश शासन को वापस लेने की घोषणा की गई थी जो है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो यहाँ पे 77 का सही जवाब है स्वराज दल की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। श्री कृष्ण सिंह ने किया था, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो यहाँ पे 78 का सही जवाब होगा ई ऑप्शन। तो यहाँ पे 78 का सही जवाब होगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नमक सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी ने अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक लिया था, इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा ई ऑप्शन। ना ही हाथी, ना ही विकास, ना ही मलबा। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो यहाँ पे 79 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, राजनैतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है श्री कृष्ण सिंह ने फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था। 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दिया था, लेकिन जो है 26 फरवरी को श्री कृष्ण सिंह और गवर्नर के बीच जो है वार्ता हुई, जिसमें राजनीतिक बंदियों की समस्या सुलझा दी गई और इसके बाद जो है उन्होंने अपना त्यागपत्र जो है वापस ले लिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो यहाँ पे 80 का सही जवाब है ए ऑप्शन, बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो 81 का सही जवाब है ए ऑप्शन, स्वामी विद्यानंद ने जो है बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था और जो है ये गांधी जी की देखरेख में चल रहा था। प्रथम जन आंदोलन था गांधी जी की देखरेख में। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था, क्योंकि जो है शहरी क्षेत्र में, मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों द्वारा इसका व्यापक समर्थन किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो यहाँ पे 82 का सही जवाब है
बी ऑप्शन बंगाल विभाजन। 82 का सही जवाब है बी ऑप्शन बंगाल विभाजन। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। तत्पश्चात 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। तो यहाँ पे प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा किया गया, तो बंगाल विभाजन द्वारा किए गए। ये जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। तो यहाँ पे 83 का सही जवाब है दादा भाई नौरोजी द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हालांकि दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है और 1906 में कलकत्ता में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी ही थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका क्या नाम था। यहाँ पे 84 का सही जवाब है बी ऑप्शन प्रजामंडल आंदोलन था। बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है भारत में पशुपालन एवं कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे 85 का सही जवाब है बी ऑप्शन मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। मेहरगढ़ जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। इस स्थान से घोड़ा, खच्चर, गधा जैसे मालवाहक प्रमाण मिला है और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम जो है प्रमाण जो है नवपाषाण काल में जो है मिला है और इस काल में जो है कृषि, पशुपालन, पत्थरों के औजार आदि का विकास हुआ। जहाँ तक मेहरगढ़ की बात है ये जो है पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे 86 का सही जवाब है ए ऑप्शन राजगृह में किया गया था, जिसे राजगीर भी कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। तो यहाँ पे 87 का सही जवाब है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो है किसके द्वारा, विमा कटफिशेस द्वारा जो है विमा कटफिशेस द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। इस शासक ने प्रारंभ में सिक्कों तथा शिलालेखों की एक विशेष श्रृंखला जारी की। इसने तांबा, सोना और चांदी के सिक्के चलाए। अगला क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं। तो यहाँ पे 88 का सही जवाब है ए ऑप्शन आर्यभट्ट ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत इत्यादि। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए अपने राजदूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो यहाँ पे 89 का सही जवाब क्या है, सी ऑप्शन बालापुत्र देव। ये जो है शैलेंद्र वंशी शासक थे बालपुत्र देव। इन्हीं के अनुरोध पर जो है देवपाल ने बौद्ध विहार की स्थापना के लिए 5 गांव जो है दान दिए थे और बल्कि जो है देवपाल के नेतृत्व में पाल साम्राज्य अपने जो है ऊंचाइयों पर पहुंचा और इसने जो है राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोद वर्ष को पराजित भी किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखा है। तो यहाँ पे 90 का सही जवाब है ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक जो है भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों पर आधारित है और इस पुस्तक के लेखक का नाम जो है स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये जो है यहाँ पे सही जवाब ई होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91।
बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो 91 का सही जवाब है बी ऑप्शन, तबकात ए नसीरी से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। बख्तियार खिलजी ने बिहार के प्रसिद्ध शैक्षणिक स्थल जैसे नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का जो है विवरण जो है तबकात ए नसीरी से प्राप्त होता है। बख्तियार खिलजी को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर आधी फसल की मांग की? तो यहाँ पे 92 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूलने की प्रथा शुरू की और इसने कृषि आबादी वाले क्षेत्रों पर गृहकर एवं चारा गाह कर भी लगाया था और इसने अपनी प्रारंभिक सफलता से प्रोत्साहित होकर सिकंदरे जो है सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 93। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यहाँ पे 93 का सही जवाब है ए ऑप्शन, सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह संप्रदाय जो है रूढ़िवादी माना जाता है और इल्तुतमिश ने जो है इन्हें जो है शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। यह कथन किसका है कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 खम्भों वाला महल बनाने के लिए 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यहाँ पे 94 का सही जवाब है। विलियम फिंच के अनुसार जो है ये कथन दिया गया और विलियम फिंच जो है 1908 ईस्वी में भारत आए थे, उन्हीं का ये कथन था कि 40 सालों तक काम किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो यहाँ पे 95 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सुल्तान जैनुल आबिदीन को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। 1420 ईस्वी में कश्मीर के शासक अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबिदीन के नाम से गद्दी पर बैठा। वह कश्मीर का एक महान शासक था और इसने धार्मिक दृष्टिकोण से वह एक सहिष्णु शासक भी सिद्ध हुआ। इसके अलावा उसकी उदारता के कारण इतिहासकार उन्हें जो है कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 96। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पे 96 का सही जवाब है ए ऑप्शन, हाजी सरी अतुल्ला। हाजी सरी अतुल्ला ने जो है फराजी आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। इस आंदोलन का प्रभाव जो है पूर्वी बंगाल में देखा गया और इसका उद्देश्य था जो है इस्लाम धर्म में सुधार लाना था और इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1818 में की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? यहाँ पे 97 का सही जवाब है बी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकारों को कब मान्यता दी गई? तो 98 का सही जवाब है यहाँ पे 1885 को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यानी बंगाल टेंडेंसी एक्ट को 1885 ईस्वी में बंगाल सरकार द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम को बनाने से जो है काश्तकार के भूमि से संबंधित अधिकारों को प्रख्यापित करना था। इसके अलावा बंगाल विभाजन के बाद इसे जो है बिहार काश्तकारी के अधिनियम के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो यहाँ पे 99 का सही है कि वर्ष 1912 में बिहार जो है भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। जो है इससे पहले जो है बिहार जो है उड़ीसा का ही एक प्रांत के रूप में शामिल था। बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उड़ीसा को जो है बिहार से अलग कर 1936 में एक अलग राज्य बनाया गया और बिहार का अंतिम विभाजन जो है 2000 में किया गया जब झारखंड अलग होकर एक नया प्रांत बना। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किसने किया था? तो यहाँ पे 100 का सही जवाब है बी ऑप्शन, राजकुमार शुक्ल ने किया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो यहाँ पे 101 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। बी ऑप्शन
सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बनाई गई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1931 में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इसका औपचारिक रूप से स्थापना वर्ष जो है 1934 में मनाया जाता है। इस पार्टी के गठन में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी एवं रामानंद मिश्र का महत्वपूर्ण योगदान है। और जो है वर्ष 1934 में इसकी स्थापना के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जो है जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो 103 का यहाँ पे सही जवाब है। क्या होगा, किसने जो है नेतृत्व किया था? तो जो है इसका नेतृत्व जो है अनुग्रह नारायण सिंह, जगलाल चौधरी, डॉक्टर सैयद महमूद आदि सम्मिलित थे। इसके अलावा प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में राम दयालु सिंह को जो है विधानसभा के अध्यक्ष और अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। तो यहाँ पे अब्दुल बारी भी तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 104 का सही जवाब है सी ऑप्शन, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। यह लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया विभाजित होना शुरू हुआ और पेंजिया से टूटे हुए उत्तरी महाद्वीप को लॉरेशिया तथा दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा जाने लगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 105, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो यहाँ पे 105 का सही जवाब है सी ऑप्शन, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो है क्षोभ मंडल के बारे में बताना है। तो 106 का सही जवाब है ए ऑप्शन, इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इस परत में जो है आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायुधुंध तथा सभी मौसमी घटनाएं होती हैं और भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 18 किमी है, जो ध्रुवों पर घटकर सिर्फ 8 किमी रह जाती है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई जो है 10 से 12 किमी है। इसके अलावा क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुदाब तथा तापमान में कमी होती है। साथ ही वायुमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान में कमी आती है। साथ ही 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। और इसके अलावा गर्मियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दियों में घट जाती है। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों से पहली बार टूटा था? जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार टूटा था। तो 107 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मौना लोआ। सी ऑप्शन सही जवाब है। यह जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में स्थित 5 ज्वालामुखियों में से एक है। और जो है इसका अभी हाल ही में 27 नवंबर 2022 को विस्फोट हुआ था और 13 दिसंबर को ये समाप्त हुआ। इसके अलावा 1984 के बाद यह पहला विस्फोट था। अगला है क्वेश्चन नंबर 108, अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो 108 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, काबुल नदी से जुड़ती है। सी ऑप्शन सही जवाब है।
काबुल नदी जो है अफगानिस्तान में जो है हिंदू कुश पर्वतों की श्रृंखला से शुरू होकर संगला खंड श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। और जबकि काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की एक मुख्य नदी भी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 109, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो 109 का सही जवाब है ए ऑप्शन, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा जो है वातावरण गर्म होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 110, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो 110 का सही जवाब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा मिलती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है म्यांमार भारत के साथ लगभग 1600 किलोमीटर लंबी भूमि साझा करता है, यानी सीमा जो है साझा करता है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा भी साझा करता है। और इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा कर रहे हैं म्यांमार के साथ में। अगला है क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? ऐसा कौन सा समृद्ध क्षेत्र है दुनिया का, आपको बताना है। तो 111 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जहां ये सब उपस्थित है। तो यहाँ पे जो है लगभग 4223 समुद्री प्रजातियां वास करती हैं। यह जैव विविधता के मामले में भारत के सबसे संपन्न जो है तटीय क्षेत्रों में से एक है। और जो है मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है जो भारत के दक्षिणी पूर्व सिरे से श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो यहाँ पे 12वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू किया गया था। यह जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। बल्कि वर्तमान में भारत में कुल जो है 53 टाइगर रिजर्व है। और जो है अभी जो है हाल ही में बना है जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व। अगला है क्वेश्चन नंबर 113, कोपेन की वर्गीकरण, यहाँ पे माफी चाहते हैं, ये जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है चित्रकूट में बना है। 53वां जो है टाइगर रिजर्व जो है चित्रकूट में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो यहाँ पे 113 का सही जवाब है CWG, जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। इसका वर्गीकरण मुख्यतः तापमान एवं वर्षण के वार्षिक एवं मासिक मध्यमान पर आधारित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 114, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? भारत की क्षेत्रीय सीमा के बारे में बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब है 114 का सी ऑप्शन, 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर जो है फैली हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर 115, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो यहाँ पे 115 का सही जवाब है, भारत में महानदी, दामोदर तथा सोन तीनों नदियां घाटियां जो है कोयला भंडार में से समृद्ध है। महानदी, दामोदर और सोन नदी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और जिसमें जो है दामोदर घाटी में जो 75% से अधिक जो है कोयला का उत्पादन होता है। और जो है भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन जो है झारखंड में किया जाता है। इसके बाद जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का स्थान है। अगला क्वेश्चन नंबर 116, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और बी ऑप्शन है यह वजन कम करने वाला उद्योग है। और सी ऑप्शन है महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। तो ये बात सही है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है।
2021-22 में महाराष्ट्र द्वारा जो है 138 लाख टन जो है चीनी का उत्पादन किया गया, और जबकि उत्तर प्रदेश में 105 टन। इसके अलावा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक भी बन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल के उत्पादन में संलिप्त हो गया है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 117। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे 117 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मैंगो सावर्स के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो 118 का सही जवाब क्या है? बिहार की सीमाएं पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड से मिलती हैं। झारखंड और उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को बिहार के अधिकतम जिलों के साथ साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले बिहार के 7 जिले पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, आरा, बक्सर और कैमूर है। जबकि झारखंड से सीमा साझा करने वाले बिहार के 9 जिले जो है कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। वैसे जो है यहाँ पे देखा जाए तो आप जो है सी ऑप्शन भी कह सकते हैं कि झारखंड की जो है सीमाएं जो है 9 जिलों से लगती हैं। तो यहाँ पे जो है आप जो है झारखंड सही जवाब है। डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो यहाँ पे 119 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अम्मापाली रेलवे स्टेशन भागलपुर से जो है मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 120। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। दूसरा है कि चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। इसके अलावा जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो आपको देख के बताना है कौन सी कथन सही है। तो बिहार के रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक जो है भंडार है, ये सही है। बिहार देश के 95% पायराइट संसाधनों को नियंत्रित करता है। और चूना पत्थर बिहार के कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी सही है। और जो है बिहार के जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो तीनों ही कथन सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही है जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? तो 121 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मोहाना और लीलाजल नदी के जो है संगम से बनती है फल्गु नदी। इस नदी का हिंदू और बौद्ध धर्मों में बहुत ही महत्व है और भगवान विष्णु का विष्णु पद मंदिर जो है इसके किनारे खड़ा है। ये नदी जो है गया के समीप जो है लीलाजल नदी और मोहाना नदी के संगम से आरंभ होती है और इसकी धाराएं जो है अंत में जो है पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो स्वयं गंगा नदी के एक सहायक नदी है यानी उपनदी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 122। 122 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो यहाँ पे 122 का सही जवाब है बी ऑप्शन, ठाकुरगंज में जो है पहली बार चाय के बागानों की स्थापना की गई। राज्य का चाय व्यवसाय पूर्वोत्तर बिहार के ठाकुरगंज क्षेत्र में फला फूला है, जो दार्जिलिंग से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है और यहाँ की मृदा जो है जलवायु असम के समान है, इसलिए यहाँ पे जो है चाय के बागानों की स्थापना की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए यानी चुनिए। तो यहाँ पे 123 का देखते हैं, सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। मधेपुरा में 31.12% की जो है 10 की वृद्धि देखी गई और जो है
अब बिहार की बात की जाए तो 25.42%। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 124। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो यहाँ पे 124 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अनाज आधारित उद्योगों का प्रभुत्व है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 125। किस तरह की बेरोजगारी छद्म बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है? तो 125 का सही जवाब है सी ऑप्शन, जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है उसे छद्म बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है तथा उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, इस तरह की बेरोजगारी को छद्म या छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। यह बेरोजगारी मुख्यतः कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 126। महालनोबिस भारी उद्योग विकास मॉडल के विपरीत प्रस्तावित मजदूरी माल विकास मॉडल के मुख्य लेखक कौन थे? तो यहाँ पे 126 का सही जवाब क्या होगा? 126 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, प्रोफेसर ब्रह्मानंद थे। ए ऑप्शन सही जवाब है। इसके जो है प्रमुख लेखक पी.आर. ब्रह्मानंद तथा सी.एन. वकील थे। यह मॉडल भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास तथा औद्योगिकरण हेतु उपभोग के निम्न स्तरों पर श्रमिकों की उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 127। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे 127 का सही जवाब है सी ऑप्शन, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए कार्यक्रम है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये चीन के साथ जो सीमा साझा करती हैं दूरस्थ बस्तियां हैं, उनकी सामाजिक एवं वित्तीय बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बजट प्रस्ताव में घोषित एक सरकारी योजना है। यह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 128। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है। इस समिति की स्थापना 1994-95 में की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 129। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कि इसमें जो है जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण किया जाएगा और सटीक सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों यानी अधिक फसल प्रतिबूंद को अपनाने में वृद्धि की जाएगी और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण आदि किया जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, कुओं का निर्माण किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है, तो किससे बदलती है? तो ये जो है तो यहाँ पे 30 का ए ऑप्शन सही है, मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती। अगला है क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 है भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है? तो 131 का सही जवाब है ए ऑप्शन, निर्गमन विभाग जो है इसके लिए जिम्मेदार है और जो है यही जो है इसकी देखरेख करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 132। गिल्ट एज्ड बाजार से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे 132 का सही जवाब है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। इसके माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 133। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? तो 133 का सही जवाब है यहाँ पे सी ऑप्शन, 6 अप्रैल 1948 को जारी हुई थी और स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में पेश किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 134। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यहाँ पे 134 का सही जवाब है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ये जो है धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार जो है विंध्यन क्रम का है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ जो है शिवालिक हिमालय की भाग है जो तृतीय क्रम की हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 135। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो यहाँ जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। ये जो है गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों या गाद के जो है निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर का निर्माण होता है। इस मिट्टी में जो है धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना आदि जो है फसलें जो है उगाई जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो यहाँ पे अनुपम झील जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। जबकि सामर झील जो है कहाँ स्थित है? सामर झील जो है राजस्थान में है और जो है कामा झील जो है हरियाणा में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 137। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था ये बताना है। उसका नाम था हुंकार। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने जो है हुंकार नामक पत्रिका भी प्रकाशित की और उन्हें जो है किसान नेता, समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार किसान जो है प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की उन्होंने, और इस सभा का विस्तार बिहार के गाँवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा और जो है पंचायन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। अगला है क्वेश्चन नंबर 139। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो यहाँ पे 918 है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार के जो जिले 7 हैं, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जो है सीमा साझा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं, तो यहाँ पे सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। और जो है बिहार जो है नेपाल के साथ 729 किमी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 141। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? पी दे रखा है, ये पी है, ये आर है, और आप अपन को टाइम ज्ञात करना है। टाइम दे रखा है 2, तो शहर की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो है 1,76,400 1 + 5/100 स्क्वायर टू, यहाँ पे 1,76,400 गुणे 21/20 गुणे 21/20। ये कैसे आया? 100 का इससे गुणा करेंगे तो 100 + 5 105/100 हो गया था। तो इसको जो है 5 से डिवाइड करते हैं तो 21/20 आ गया, और 2 लगा है तो 2 बार। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1,94,481 जनसंख्या होगी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 142। एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? एक घंटे में नल एक को जो है भरा गया भाग ए है जो है 1 घंटे में इतना भरेगा, और नल 2 है टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, इसलिए जो है 1 घंटे में नल 2 द्वारा खाली किया गया भाग कितना हुआ? 1/4। जबकि 1 भाग पहले से भरा हुआ है और खाली भाग कितना है? 2/3। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1/3 x - 1/4 x इक्वल टू
2/3, ऐसे लिख लेते हैं 1/3x माइनस 1/4x इक्वल टू 2/3 खाली है, तो 1/3 माइनस 1/4 ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2/3। तो अब इसका निकालते हैं, तो 1/12x, इसका एलसीएम लेके 12 आ गया, ठीक है। तो 2/3, तो अब यहाँ पे जो है इसको जो है इधर ले गए, तो x इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई 12, तो यहाँ पे आ गया 3 से 12 का 3 से 12 कट गया, तो 4 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 8, 8 घंटे लगेंगे। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। 10 आदमी अथवा 20 महिलाएं किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं। 24 आदमी और 17 महिलाएं उसके दोगुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 10 आदमी इक्वल टू 10 महिलाएं हैं। एक आदमी 1 मैन इक्वल टू 2 फीमेल, 24 मैन और 17 फीमेल, इक्वल टू 48 फीमेल प्लस 17 फीमेल इक्वल टू 65 फीमेल। माना कि जो है 20 स्त्रियां जो है किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। अब 65 स्त्रियां जो है दुगने काम को x दिन में पूरा करती हैं, तो 20 गुणे 13/1 इक्वल टू 65 गुणे x बटे 2, और इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू 20 गुणे 13 गुणे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बटे 1 इक्वल टू 65 गुणे 13 13 गुणे 2 बटे 2, कितना आया? 8 दिन आ गए। बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 144। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू 36 गुणे 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका आया मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड। रेलगाड़ी की लंबाई, तो चाल गुणे व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय, तो 10 मीटर जो है चाल है और व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय भी 10 सेकेंड है, इसलिए 100 मीटर आ गई। अब प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला समय, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 55 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 100 मीटर बटे रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो आ गया 15 साढ़े 15 सेकेंड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 145। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। आपसे 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। उसकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। माना 10 वर्ष पूर्व जो है पिता की आयु 3x थी और पुत्र की आयु x थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 3x प्लस 10 वर्ष, और पुत्र की आयु क्या है? x प्लस 10 वर्ष। और 10 वर्ष बाद जो है पिता की आयु इक्वल टू पुत्र की आयु का 2 गुना, तो यहाँ पे जो है 3x प्लस 10 प्लस 10
ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस 10 गुणे 2। अब क्या आया, तो 3x इक्वल टू 20 इक्वल टू 2x प्लस 40, तो x क्या आया 20। अब अनुपात की बात हो रही है, तो 3x प्लस 10 अनुपाते x प्लस 10। अब तो x का मान आ गया, तो 3 गुणे 20 प्लस 10, 20 गुणे 20 प्लस 10, तो यहाँ पे आ गया 70 अनुपाते 30, 0 से 0 कट गया, 7 अनुपाते 3 आ गया। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 146 है। कोई व्यक्ति विभिन्न योजनाओं में 10%, 12% और 15% की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की अवधि समाप्त होने के पश्चात उसे समान राशि प्राप्त होती है, तो उसके निविष्ट धन का अनुपात क्या होगा। 3 धन दे रखे हैं एक्स वाई जेड, जहाँ जो है x गुणे 6 गुणे 10 बटे 100, y गुणे 10 गुणे 12 बटे 100 और z गुणे 12 गुणे 15 बटे 100। तो x क्या है 2y और 2y इक्वल टू 3z आया। तो अब जो है x अनुपाते y अनुपाते z निकालना है, तो 1/1, 1/2, 1/3, तो 6 का गुणा 1, 2 अनुपाते 6 गुणे 1/2 अनुपाते 6 गुणे 1/3, तो यहाँ पे आया 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2। ए ऑप्शन सही है। यदि ये इक्वेशन दे रखी हो तो इसका मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। तो यहाँ पे 19 गुणे 20 गुणे 21 बटे 6, आंसर आया 1330। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। रूट के अंदर जो है इक्वेशन दे रखी है, तो आपको निकालना है 9.3 प्लस 5 प्लस के स्क्वायर रूट के रूट इक्वल टू 12.3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 3। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 9 और के स्क्वायर इक्वल टू 4 और के इक्वल टू 2। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन 4980। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। एक क्वेश्चन दे रखी है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 और यहाँ पे 3x माइनस 1 इक्वल टू 15x माइनस 5। चूँकि 2x प्लस 21 इक्वल टू 15x माइनस 5, या इसको दूसरी तरीके से लिख के 15x माइनस 2x इक्वल टू 21 प्लस 5। तो यहाँ 13x इक्वल टू 26 और x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। इसी के साथ ही ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा जो है करवाई जा रही टेस्ट सीरीज का पहला नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल जो है
एक जो है बिहार के करंट अफेयर के सेशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।